Okay, beta. Assalamu alaikum rahmatullah. So we are left with special concentration term of volume strength that is defined with respect to hydrogen peroxide जो मैंने आपसे कल कहा. Besides that, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनते हैं लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशंस, तो वहाँ पे वॉल्यूम चेंज वगैरह कैसे निकाला जाता है, फाइनल वॉल्यूम मिक्सचर का कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में भी एक दो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फिलहाल बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ की, and this is about the volume strength of hydrogen peroxide. So this is volume strength. सबसे पहली बात याद रखें बेटा कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसको स्पेसिफिकली यूज किया जाता है. ठीक है, इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू एक्सप्रेस the concentration of hydrogen peroxide, to express the concentration of hydrogen peroxide solution. right बेटा, इसके बगैर ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है बेटा किसी और सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है. नंबर वन. नंबर टू इज दैट बाय डेफिनेशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, याद रखिएगा. वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस. It is the volume of O2 gas in liters, right? Produced by the decomposition. Produced by the decomposition of 1 liter of hydrogen peroxide solution at STP, right? It is the volume of O2 gas in liters, bracket में लिखना बेटा, at STP, right? Produced by the decomposition of 1 liter of hydrogen peroxide solution. जब भी आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का बेटा 1 लीटर वॉल्यूम लेंगे और उस 1 लीटर वॉल्यूम के आप पूरी तरह से डिकम्पोजिशन करेंगे. हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिशन के बाद वाटर और ऑक्सीजन बना लेता है, तो 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा एट एसटीपी, दैट वॉल्यूम इज एक्चुअली कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ. राइट, अगर 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ तो हम कहेंगे कि उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज्यादा है. अकॉर्डिंगली बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा हुआ करती है. अब मसला यह है कि वो ऑक्सीजन कहां से आया, उसकी रिएक्शन क्या है. याद रखिएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड काफी सेंसिटिव केमिकल होता है और वो डिकम्पोज हो जाता है बेटा टू फॉर्म H2O. ये खुद भी लिक्विड होता है, ये लिक्विड प्रोड्यूस करता है, प्लस वी हैव गॉट द ऑक्सीजन गैस एज वेल. सो अगर सपोज आपके पास इसका 1 लीटर सोल्यूशन मौजूद है और उस 1 लीटर में लेट इट बी 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंट है. ठीक है ना, 1 लीटर सोल्यूशन मैंने लिया, मान लीजिए उसमें 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मौजूद हैं, तो ऐसे सोल्यूशन को बेटा क्या कहेंगे? विल बी कॉलिंग इट एज 2 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन. फाइन, क्योंकि इस 1 लीटर सोल्यूशन में जब 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मौजूद थे, अगर मैं इस 1 लीटर सोल्यूशन की कंप्लीट डिकम्पोजिशन कराऊं तो वहां पे आपको बेटा इसके 2 मोल्स डिकम्पोज हो जाएंगे और हमें 1 मोल ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस होगा. चूंकि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स एट STP, यानी कि इसके 2 मोल्स के डिकम्पोज होने के बाद इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा. 1 मोल ऑफ O2 मीन्स 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP. राइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का 1 लीटर जो है उसमें जितना भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड मौजूद होगा उसकी कंप्लीट डिकम्पोजिशन के बाद जितना भी वॉल्यूम हमें ऑक्सीजन गैस का प्रोड्यूस होगा एट STP, वो उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ बनती है. तो यहां पे मैं मान सकता हूं बेटा कि जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन मैंने डिकम्पोज कर दिया, दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, इसका 1 लीटर जो है इट इज प्रोड्यूसिंग 22.4 लीटर्स ऑफ O2 गैस एट STP. सो दिस सॉल्यूशन शुड बी कॉल्ड एज 22.4 वॉल्यूम्स. राइट, दिस सॉल्यूशन शुड बी कॉल्ड एज 22.4 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है बेटा, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप कैसे डिफाइन कर सकते हो. तो यहां से मैंने एक रिलेशन निकाली
कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मौजूद हैं, वो 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। यानी कि इस सॉल्यूशन को, जिसको आपने 2 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा, इसकी अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात की जाए, इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 22.4 लीटर्स, राइट? सो कैन आई पुट इट दिस वे बेटा, कैन आई मेक ए रिलेशन हेयर कि मेरे पास जब भी 2 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन होगा, इसकी जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बनेगी बेटा, दैट विल बी 22.4 लीटर्स, सॉरी 22.4 वॉल्यूम्स, राइट? So this is 22.4 volume hydrogen peroxide solution. 2 molar hydrogen peroxide solution, it's always called as 22.4 volume, right? अब अगर मेरे पास बेटा 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में 4 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मौजूद होते, वो ऑब्वियसली कंप्लीट डिकम्पोजिशन के बाद 2 मोल ऑक्सीजन गैस के प्रोड्यूस करते। 2 मोल ऑक्सीजन मींस 44.8 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। क्योंकि तब जाके 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने 44.8 लीटर O2 गैस प्रोड्यूस किया था, तो ऐसे सॉल्यूशन को बेटा कहते हैं 44.8 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। इज दैट पार्ट क्लियर? सो 2 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना बना? 22.4 वॉल्यूम। अगर मैं 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बेटा बात करूंगा, सो दैट विल बी सिंपली 22.4 divided by 2, which makes it 11.2 volume solution. So I can have the relationship now कि 1 molar hydrogen peroxide जो होता है बेटा, that is always equal to 11.2 volume solution, right? अब हमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कभी आपको, अब जब इस पे क्वेश्चंस की बारी आती है बेटा, हमें कभी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया जाता है, we are supposed to calculate the molarity, कभी मोलैरिटी दिया गया, we are supposed to calculate the volume strength। लेकिन इतना ही नहीं, कभी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया गया, you are supposed to calculate the normality, कभी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया गया, you are supposed to calculate the mass by volume percentage ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें अब कोशिश करनी है बेटा कि इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को, जैसे हमने मोलैरिटी के साथ रिलेट कर दिया, हम बेटा इसको कोशिश करेंगे कि इसको रिलेट किया जाए विद द नॉर्मैलिटी एज वेल एज विद द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना? सो अगर 1 मोलर सॉल्यूशन 11.2 वॉल्यूम के बराबर हुआ, अगर कभी आपको कुछ भी मोलर सॉल्यूशन दिया गया बेटा, सो हम ऐसे बता सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला यहां पे बनेगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी अगर देखा जाए, आप खुद देखिए बेटा, 1 मोलर सॉल्यूशन जो आसान 11.2 वॉल्यूम्स, 2 मोलर सॉल्यूशन को 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10 मोलर सॉल्यूशन को 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो डोंट यू अंडरस्टैंड दैट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाटएवर इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट बेटा? ये हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं कहां से? फ्रॉम द मोलैरिटी, अगर कभी आपको मोलैरिटी से निकालना पड़े, ठीक है? तो ये एक फिलहाल पॉइंट आप याद रखोगे। उसके बाद बेटा हम इसको नॉर्मैलिटी के साथ भी रिलेट करना चाहेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद मैं आपको कॉमन इक्वेशन बना के दूंगा बेटा, आप इनको आपस में सबको कैसे रिलेट कर सकते हो। दूसरी बात देखिए, चूंकि 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 नॉर्मल, राइट? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 नॉर्मल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आप कहेंगे सर कैसे? चूंकि आपको पता है नॉर्मैलिटी जो आसान बराबर वेलेंसी इनटू मोलैरिटी, वी हैव डन दैट, राइट? सो जहां तक हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात है, चूंकि ये बाइप्रोटिक एसिड होता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस वी हैव गॉट O2 2 नेगेटिव। चूंकि इसका एक मॉलिक्यूल 2 H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सकता है, सो दिस हैज टू बी कॉल्ड एज अ बाइप्रोटिक एसिड, और इसकी जो वेलेंसी होगी बेटा, दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी 2। चूंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वेलेंसी 2 होती है, तो अगर मेरे पास सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 हुई, तो उसकी नॉर्मैलिटी बनेगी ना 2 into 1, राइट? सो आई कैन से फॉर 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन नॉर्मैलिटी इज 2 into 1, दैट मेक्स इट 2 नॉर्मल। अब अगर 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 नॉर्मल के बराबर हुआ बेटा, सो 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मगर 11.2 वॉल्यूम था, दैट मींस 2 नॉर्मल सॉल्यूशन इज आल्सो इक्वल टू 11.2 वॉल्यूम। ठीक बेटा? सो चूंकि 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 नॉर्मल हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, तो इसके बदले में ये वाली टर्म लिखी जाएगी। सो आई कैन से 2 नॉर्मल हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन जो होगा बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज 11.2 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज वेल। तो अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करूंगा बेटा, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या बनेगी? सो 11.2 डिवाइडेड बाय 2, राइट? 11.2 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास आएगा बेटा 5.6 वॉल्यूम
strength, right? So one normal hydrogen peroxide जो होता है that is basically equal to 5.6 volumes. Is that part clear बेटा? अब अगर one normal solution के बजाय आपको 2 normal दिया गया, it will be 5.6 multiplied by 2. अगर आपके पास 10 normal दिया गया, उसकी volume strength बनेगी 5.6 multiplied by 10. So in general क्या यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूं बेटा? Can I say वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन जो होगा इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी अगर देखा जाए दैट शुड बी 5.6 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये मेरे पास बेटा एक और रिलेशन बन गई कि अगर कभी मुझे नॉर्मेलिटी दिया गया, मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ बेटा पूछा गया, तो आपके पास इक्वेशन सीधा वो वाली बनती है। इज दैट पार्ट क्लियर? दिस इज माई फॉर्मूला नंबर 1 जो आपको याद रखनी है। दिस इज माई फॉर्मूला नंबर 2 बेटा जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां से आगे बात करते हैं। आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चूंकि अभी आपने कहा कि 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के साथ कैसे रिलेट कर सकता हूं। 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन, है कि नहीं बेटा? सो अगर मैं इसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूंगा, यू नो कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आसान बराबर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 1 मोल H2O2 प्रेजेंट होगा इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड 1 मोल H2O2 कितना बनेगा? ऑक्सीजन 2 का बनेगा बेटा 32, इसका बनेगा 2 हो गया 34। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस 34 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन दैट मींस 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय फार्मूला का 100। जब आप बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते थे तो हाउ डू यू राइट? mass by volume percentage of solution is mass of solute divided by volume of solution in milliliters multiplied by 100। तो चूंकि 1 मोलर का मतलब था 34 grams of hydrogen peroxide were present in 1 liter of the solution, मतलब 1000 ml of the solution, फॉर्मूला यूज करके बेटा ये बनेगा आपका 3.4%, राइट? तो 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन इज बेसिकली 3.4 मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा ठीक बेटा, मगर अभी आपने देखा था कि 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता था दैट वाज आल्सो इक्वल टू 22.4 वॉल्यूम्स, सॉरी 11.2 वॉल्यूम्स। दैट वाज आल्सो इक्वल टू 11.2 वॉल्यूम्स। मैं पिछली स्लाइड आपको दिखा देता हूं बेटा, ठीक है। 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाज इक्वल टू 11.2 वॉल्यूम्स। एग्जैक्टली मैं वो चीज बेटा यहां पे करना चाहूंगा, क्योंकि 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड 11.2 वॉल्यूम होता है, मगर 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज आल्सो 3.4% मास बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो दैट्स व्हाई आई कैन से 3.4 मास बाय वॉल्यूम परसेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज 11.2 वॉल्यूम्स, राइट? अब देखिए, अगर इतना परसेंट 11.2 वॉल्यूम बनाता है, राइट, 1% कितना होगा? 11.2 डिवाइडेड बाय 3.4। 10% कितना होगा? 11.2 डिवाइड बाय 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10। कुछ भी परसेंटेज, सपोज x% कितना होगा? सो 11.2 डिवाइड बाय 3.4 मल्टीप्लाइड बाय x, राइट? सो आई कैन से वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, right? That should be also equal to 11.2 divided by 3.4 multiplied by x, right, परसेंट। यानी कि आपका सोल्यूशन जो है उसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है बेटा फ्रॉम द परसेंटेज मिलेगा, राइट? ये आपके पास तीसरी फॉर्मूला आई जो आप याद रख सकते हो। अब अगर आप बेटा इन फॉर्मूले को अलग अलग याद नहीं रखना चाहते हैं तो आपके पास एक और तरीका भी है, वो ये है। मैंने अभी कहा था कि 1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपके पास होता है that is also equal to 2 normal hydrogen peroxide, and this 1 molar hydrogen peroxide is also 3.4 mass by volume percent of hydrogen peroxide। ठीक है ना बेटा? अभी हमने कहा था, लेकिन ये जो 1 मोलर आपके पास था बेटा this was 11.2 volume as well, right? this was 11.2 volume as well। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला, ये रिलेशन बनेगी बेटा, अगर आप सिर्फ इस रिलेशन को याद रखते हो आपको इसकी
कि कोई भी फॉर्मूला जो है बेटा, कोई भी क्वेश्चन जो है इसका आराम से आ सकता है। सो आपको कभी मान लीजिए मोलैरिटी दी गई, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी गई, आपको पता है बेटा कि 1 मोलर सॉल्यूशन छासा 11.2 वॉल्यूम, कुछ भी मोलैरिटी दी गई 10 मोलर, 20 मोलर, 5 मोलर, 0.1 मोलर, तो बस 11.2 को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से आपको कभी नॉर्मैलिटी दी गई, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी गई, आपको पता है बेटा 2 नॉर्मल सॉल्यूशन इज 11.2 वॉल्यूम्स, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन विल बी 11.2 डिवाइड बाय 2, एनी नॉर्मल, सपोज n नॉर्मल सॉल्यूशन विल बी 11.2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय n। इसी तरह से आपको कभी मास पे वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया, ठीक है बेटा, मास पे वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा गया, आपको पता है 3.4 मास पे वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है 11.2 वॉल्यूम्स, सो 1% कितना बनेगा 11.2 डिवाइड बाय 3.4, एनी परसेंटेज, सपोज x% कितना बनेगा 11.2 डिवाइड बाय 3.4 मल्टीप्लाइड बाय x, राइट। तो इस तरीके से बेटा आप इस रिलेशनशिप को यूज करके इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। इज that part clear? So that was about volume strength of hydrogen peroxide। एक दो क्वेश्चंस इसमें मैं सॉल्व करूंगा बेटा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। क्वेश्चन हमसे कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ of hydrogen peroxide solution in each case। नीचे आपको बेटा कुछ केसेस दिए हैं। नंबर 1 0.1 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन आपके पास है। नंबर 2 0.56% मास बे वॉल्यूम परसेंट, राइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन आपके पास है, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको निकालनी है। और तीसरा आपको 10 नॉर्मल हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन दिया गया बेटा, इसकी भी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। सो आपको मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है। रिलेशन पे वापस जाइए बेटा, ठीक है, मैं फाइनल फॉर्मूला, ठीक है, अगर आप वो अपनी फॉर्मूला भी यूज करना चाहें जो मैंने यूज दिए थे बेटा, आप वो भी याद रख सकते हो, लेकिन अगर आप ये रिलेशन फाइनली याद रखते हैं, यहां से भी आपका सॉल्व होगा। क्योंकि 1 मोलर सॉल्यूशन है 11.2 वॉल्यूम के बराबर, 2 मोलर सॉल्यूशन कितना बनेगा 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। 0.1 मोलर कितना बनेगा 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, एज सिंपल एज दैट। तो आपको बेटा पूछा गया था इन द फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें 0.1 मोलर सॉल्यूशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताइए कितनी है। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, चूंकि 1 मोलर इज 11.2 वॉल्यूम, 0.1 मोलर विल बी 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, वही आपके पास आएगा बेटा 1.12 वॉल्यूम सॉल्यूशन, राइट। ये आपके पास पहला केस हो गया। उसके बाद दूसरा 0.56 मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें पूछी गई। अभी आपने देखा था बेटा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किसके बराबर था 11.2 डिवाइड बाय 3.4 मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज, वो परसेंटेज आपके पास यहां पे कितना है, दैट इज 0.56, राइट। इज दैट पार्ट क्लियर? अब जाके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये डेसिमल आपका गया, आई विल राइट इट एज 112 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाइड बाय, आई विल राइट इट एज 56 डिवाइडेड बाय 100, राइट बेटा। यहां से इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो गया 217 और 34, ये बनेगा बेटा आपका 2 2 और 4 2 8 और 16, राइट। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ये बनेगा आपका 17 1 आर 17 1 आर 17, वहां पर आपके पास बचा 11, राइट। इट शुड बी अराउंड 1.6 1.7 के आसपास, ठीक है ना। तो अब जाके 112 जो है बेटा, इसको आप 100 से डिवाइड करिएगा, वो बनेगा 1.12, इसको आप 1.7 से मल्टीप्लाई करिए, वो आपको बेटा इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 0.56 मास में वॉल्यूम परसेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन कितना होगा, दैट्स डन। उसके बाद आपके पास 10 नॉर्मल हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है बेटा, इसकी भी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी गई। अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आप नॉर्मलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें
2 normal solution chu asan 11.2 volume, 1 normal solution chu asan 11.2 divided by 2, n normal solution will be 11.2 divided by 2 multiplied by n. So volume strength should be 11.2 divided by 2 multiplied by normality is 10, right बेटा? तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, दैट शुड बी 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो गो 112 डिवाइडेड बाई 2, यही आपके पास आएगा बेटा 56 वॉल्यूम्स. इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज वन क्वेश्चन जहां पे आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा गया था, मोलैरिटी दी थी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया था, नॉर्मैलिटी आपको दी थी बेटा. इसी तरह से एक और क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल इसका उल्टा, आपको बेटा कभी जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ वहीं से दिया गया, सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछी गई, सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी पूछी गई, सॉल्यूशन का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा गया. ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से है, कैलकुलेट द मोलैरिटी comma normality and mass by volume percentage of 1.12 volume H2O2 solution, right? 1.12 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है. आपको क्वेश्चन पूछता है बेटा इसकी मोलैरिटी, इसकी नॉर्मैलिटी, इसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा. सबसे पहले हम मोलैरिटी जो है उसको कैलकुलेट करेंगे. क्योंकि आपको पता है कि 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन जो है वो आपके पास होता है 1 मोलर, राइट? अगर 11.2 वॉल्यूम बेटा 1 मोलर हुआ, राइट, सीधा आप खुद फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हो. अगर 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन बेटा आपका 1 मोलर हो गया तो 1 वॉल्यूम कितना होगा? दैट विल बी 1/11.2, है कि नहीं? मगर हमें कितना दिया था? 1.12 वॉल्यूम. तो 1.12 वॉल्यूम कितना मोलैरिटी बनेगा? सो 1 डिवाइड बाय 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.12, यही आपके पास आएगा 0.1 मोलर, राइट बेटा? तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, अपनी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो. ये फॉर्मूला मैंने निकाल के दी थी आपको बेटा, ये वाली फॉर्मूला आपके पास है. वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आप मोलैरिटी से रिलेट करना चाहते हैं, इस बारी चूंकि वॉल्यूम स्ट्रेंथ वहीं से दिया था, मोलैरिटी निकालनी थी. बस क्या करना था? मोलैरिटी को निकालने के लिए 11.2 डिवाइड करना था टू द गिवन वॉल्यूम स्ट्रेंथ, राइट? वही मैंने किया. चूंकि गिवन वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी थी 1.12, उसको जब मैंने 11.2 से डिवाइड कर दिया, वही मेरे पास बेटा मोलैरिटी आ गई 0.1. इसी तरह से आपको नॉर्मैलिटी पूछी गई, रिलेशन आपके पास ये है. चूंकि नॉर्मैलिटी निकालने के लिए क्या करना होगा? गिवन वॉल्यूम स्ट्रेंथ को बेटा बस 5.6 से डिवाइड करना है. ठीक है ना? अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, लास्ट वाला सेकेंड पार्ट इसका, हमें बेटा नॉर्मैलिटी पूछी गई है. ठीक है ना? तो नॉर्मैलिटी की रिलेशन आपने अभी देखी थी कि नॉर्मैलिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू वट एवर इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, राइट? वट एवर इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, उसको 5.6 से डिवाइड करना पड़ेगा. क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो आपके पास थी बेटा दैट वाज 1.12 डिवाइडेड बाय 5.6, राइट? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा लाइक दिस. अगर मैं इफ आई पुट इट दिस वे, 112 डिवाइडेड बाय 56, राइट? इसको डिवाइड बाय 100 करिए, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 करिए, ये और ये फिलहाल कैंसिल आउट हुआ. 56 1 आर, 56 2 आर हो गया 1112, 2 बाय 10 हो गया 0.2 नॉर्मल, राइट? तो इसी सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी जो है बेटा वो 0.2 आ गई. मगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी था. क्योंकि आपने मोलैरिटी पहले ही निकाला हुआ है, नॉर्मैलिटी निकालनी है. क्योंकि नॉर्मैलिटी जो आसान बराबर वैलेंसी टाइम्स मोलैरिटी. क्योंकि आपको पता है बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड वैलेंसी आसान 2, मोलैरिटी आपने निकाला था दैट वाज 0.1, सो दिस विल बी 0.2 नॉर्मल, जो आपको बेटा वैसे भी निकला था जब आपने अपनी डायरेक्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाली फॉर्मूला यूज की थी. और उसके बाद तीसरा मैं आप तक छोड़ देता हूं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इवैल्यूएट करना है, वो प्लीज बेटा आप खुद जाके इसमें कंप्लीट करिए. दैट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इससे ज्यादा बेटा इसमें मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है? जस्ट डू दैट मच, दैट विल बी इंशाल्लाह सफिशिएंट फॉर यू. उसके बाद जो है एक और चीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे बेटा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ फाइनल वॉल्यूम्स या वॉल्यूम चेंजेस या परसेंटेज वॉल्यूम चेंजेस इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. आपको पता है कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जब भी आप कोई दो लिक्विड्स को आपस में कंबाइन करके एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके हिसाब से सॉल्यूशन हमेशा आइडियल बनना चाहिए.
मगर आपको बाद में पता है बेटा कि जब भी दो लिक्विड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, उनके बीच में जो इंट्रैक्शंस हुआ करती हैं, जिनको आप ए बी इंट्रैक्शंस के नाम से जानते हैं, बिकॉज लिक्विड ए जो है उसकी अपनी इंट्रैक्शंस थी ए, लिक्विड बी में अपनी इंट्रैक्शंस थी बी, लेकिन दोनों लिक्विड्स आपस में जब कंबाइन होकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, वहां पे ए बी इंट्रैक्शंस नहीं रहती, बल्कि वहां पे ए बी इंट्रैक्शंस बन जाती हैं। तो जो भी वहां पे ए बी इंट्रैक्शंस बनती है बेटा, उनमें एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि वो ए बी इंट्रैक्शंस या तो स्ट्रॉन्गर हो सकती हैं एज कंपेयर टू ए बी, या तो वीकर हो सकती हैं बेटा एज कंपेयर टू ए बी, जिस वजह से जो फाइनल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं, दे आर ईदर मोर क्लोजर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल ए एंड बी, या दे आर एक्चुअली फार्दर अपार्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर जो होगा, या तो वो उन दो के समेशन से कम हो जाता है, या तो वो उन दो के समेशन से ज्यादा हो जाता है। तो वो जो फाइनल वॉल्यूम बेटा हमें उस मिक्सचर का निकालना है, ठीक है, वो फाइनल वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे बेटा, उसके बारे में आप पहले क्वेश्चन पैटर्न याद रखोगे। इसमें हमें दिया क्या जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा कोई लिक्विड ए है, राइट। इस लिक्विड ए का हमने कुछ वॉल्यूम लिया V1, राइट, और इस लिक्विड ए की अपनी कुछ डेंसिटी है, दैट इज D1। इसको हमने किसी लिक्विड बी के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है, ये ए बी लिक्विड, ये बी भी लिक्विड, ये बी जो था बेटा इसका भी अपना कुछ वॉल्यूम हमने लिया, लेट दैट बी V2 विच कैन बी इक्वल टू V1 और विच कैन नॉट बी, और इसकी अपनी डेंसिटी जरूर होगी बेटा, क्योंकि एक डिफरेंट लिक्विड है, इसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी। जब इन दो को आपने आपस में मिक्स कर दिया, तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा बेटा ए बी लिक्विड, राइट, ए बी लिक्विड सोल्यूशन आपके पास बनेगा, और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है लेट दैट बी V3, मुझे नहीं पता वो कितना होगा। हैड इट बीन आइडियल, सो V3 शुड हैव बीन सिंपली इक्वल टू V1 प्लस V2, मगर सोल्यूशन नॉन आइडियल की बात हो रही है, सो इट कैन नॉट बी इक्वल टू V1 प्लस V2। मैं यहां पे ब्रैकेट में लिखूंगा बेटा V3 जो है इट विल नॉट बी इक्वल टू V1 प्लस V2। वाई? क्योंकि सोल्यूशन जो आपके पास है दैट इज नॉन आइडियल, ठीक है ना। उसके बाद इस सॉल्यूशन की डेंसिटी जो है बेटा दैट इज D3। ये V3 जो है आपको निकालना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फाइनल वॉल्यूम, वो जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा बेटा, उस सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम कितना है वो आपको असल में निकालना पड़ता है। ये D3 जो है दिस इज द फाइनल डेंसिटी। ये सारी टर्म्स V1 D1 V2 D2 D3 ये सारा बेटा आपको वहां से दिया जाता है। अब मसला ये है कि ऐसे केसेस में जहां पे आपको बेटा फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूछा गया है, तो अगर मुझे निकालना होगा, मेरा दिमाग कहता है कि अगर मुझे किसी भी तरीके से फाइनल सॉल्यूशन का मास पता चले, जब डेंसिटी पता, जब मास पता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना। सो अब अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए बेटा, तो मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हम कहां से निकालेंगे, अगर मैं यहां से बेटा मास ऑफ लिक्विड 1 निकालूं W1, राइट, यू नो हमारे पास डेंसिटी की रिलेशन होती है, डेंसिटी इज इक्वल मास बाय वॉल्यूम, तो मास किसके बराबर आएगा, दैट्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो दैट शुड बी इक्वल टू D1 इनटू V1। इसी तरह से अगर मैं लिक्विड B का मास निकालूं दैट्स W2, दैट विल बी श्योरली इक्वल टू D2 इनटू वी हैव V2। ठीक बेटा। अब चूंकि जो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन होगा बेटा उसका मास मान लीजिए W3, that will be always equal to W1 plus W2। क्यों? क्योंकि जब भी आप दो लिक्विड्स को आपस में कंबाइन करते हैं बेटा ताकि कोई सोल्यूशन बनाए, उनमें वॉल्यूम चेंज आ सकता है, लेकिन मास जो होता है दैट विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, राइट बेटा। नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन कंजर्व्ड, मास विल रिमेन कंजर्व्ड। जब वहां पे मास कांस्टेंट ही रहा तो आपका फाइनल मिक्सचर जो होगा जिसका मास आपने W3 कंसीडर किया दैट विल कंटिन्यू टू बी W1 प्लस वी हैव W2। इज दैट पार्ट क्लियर? जब आपने फाइनल सोल्यूशन का मास बेटा W1 प्लस W2 माना तो आपको फाइनल सॉल्यूशन का मास पता चला, उसकी डेंसिटी भी आपको बेटा वहां से दी थे, आपको बेटा बस वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन दैट्स W3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन दैट इज D3। इज दैट पार्ट क्लियर? तो या फिर मैं ये कहूं बेटा V3 शुड बी इक्वल टू W3 किसके बराबर है, दैट्स W1 प्लस वी हैव W2 डिवाइडेड बाय D3 जो है बेटा दिस विल बी गिवन। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन रहेगा जिसको यूज करके बेटा आप V3 निकाल सकते हो, विच इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इज दैट पार्ट क्लियर? दैट वाज द फर्स्ट वन कि आप फाइनल वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो। उसके बाद दूसरी बात है बेटा कभी आपको वॉल्यूम चेंज पूछा जाता है, राइट। अगर कभी हमें वॉल्यूम चेंज पूछा गया, सेकेंड पार्ट इसका डेल्टा V कैसे निकालते हैं।
याद रखना बेटा, डेल्टा वी हम हमेशा निकालते हैं वी हायर माइनस वी हैव वी लोअर, राइट। वी हायर माइनस वी हैव वी लोअर, राइट। सो जब भी आपको बेटा वॉल्यूम चेंज वहां पे निकालना होगा, वॉल्यूम चेंज कितना आ गया, तो वॉल्यूम चेंज का सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको पूछा जाता है, और जब भी आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए इट शुड बी हायर माइनस लोअर वॉल्यूम। अब देखो, अगर ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हुई एज कंपेयर टू ए एंड बी बी, जाहिर सी बात है बेटा फाइनल वॉल्यूम आपके पास कम होगा एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम्स, जबकि इनिशियल वॉल्यूम है V1 प्लस V2, वो आपने याद रखना है। इनिशियल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2, फाइनल वॉल्यूम आपके पास है V3। अगर आपको लगा V3 का वैल्यू कम है एज कंपेयर टू V1 प्लस V2, तब जाके V हायर बनेगा V1 प्लस V2, V लोअर बनेगा आपका V3। लेकिन अगर ए बी इंट्रैक्शंस वीकर थी एज कंपेयर टू ए बी बी, तब जाके पार्टिकल ज्यादा दूर दूर होंगे इन द फाइनल फेज, तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू V1 प्लस V2, तब जाके V3 बनेगा V हायर, V1 प्लस V2 बनेगा बेटा V लोअर। इज दैट पार्ट क्लियर? दैट इज बेसिकली हाउ यू कैलकुलेट द वॉल्यूम चेंज हेयर, विच इज ऑलवेज V हायर माइनस V लोअर। लेकिन अगर उसने वॉल्यूम चेंज को बेटा साइन के साथ दे दिया था, तब जाके पता ही इट इज V फाइनल माइनस V इनिशियल। इज दैट पार्ट क्लियर? सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V जब भी निकालोगे इट इज V हायर माइनस V लोअर, लेकिन जब आप साइन की बात करोगे, साइन के लिए बेटा आपको हमेशा जो आपका फाइनल वॉल्यूम है वो लेना पड़ेगा माइनस वी हैव गॉट द इनिशियल वॉल्यूम। तीसरी बात, आपको बेटा परसेंटेज वॉल्यूम चेंज कभी पूछा जाता है। इस सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान कितना वॉल्यूम चेंज जो है परसेंटेज के हिसाब से आ गया, उसको लिया जाता है कितना वॉल्यूम चेंज आया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 100। इजंट दैट बेटा? दैट इज द सिंपल फॉर्मूला, परसेंटेज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज। वहां पे परसेंटेज वॉल्यूम चेंज वहां पे कितना आ गया, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन के थ्रू हम तीनों पार्ट्स जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन सेज 10 ml ऑफ इथेनॉल C2H5OH लिक्विड, ब्रैकेट में लिखा है डेंसिटी जो इसकी है दैट इज 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर, इज मिक्स्ड विथ 90 ml वाटर। उसको ब्रैकेट में लिया है डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर to form a non-ideal solution। ये दोनों आपस में कंबाइन होके एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट नंबर 1 V फाइनल, नंबर 2 डेल्टा V, नंबर 3 परसेंटेज वॉल्यूम चेंज कितना होगा, ठीक है। तो आपको बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, दो लिक्विड्स थे इथेनॉल एंड वाटर, आपस में नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, दोनों का वॉल्यूम भी दिया है, डेंसिटी भी दी है बेटा, फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दी है और आपको फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूछा जाएगा। जैसे मैंने कहा बेटा बस वैसे फॉलो करिएगा। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपके पास सबसे पहले इथेनॉल है C2H5OH, इसको आपने वाटर के साथ मिक्स कर दिया, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल C2H5OH एक्वियस, फाइन। तो इसका वॉल्यूम जो इनिशियली था दैट वाज इक्वल टू 10 मिलीलीटर्स, इसकी जो अपनी डेंसिटी थी दैट वाज 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर, इसका जो वॉल्यूम इनिशियली था दैट्स V2, इट वाज 90 मिलीलीटर्स, और इसकी जो डेंसिटी थी दैट वाज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, राइट। इसका मास जो बनेगा W1 दैट विल बी इक्वल टू D1 इंटू V1, वो आपके पास आएगा 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय V1 आपके पास बेटा 10 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर पर मिलीलीटर कैंसल आउट हुआ, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 मींस इसका मास आपके पास था 8 ग्राम्स। इसी तरह से बेटा इसका भी आप मास निकालोगे दैट्स W2 विच विल बी इक्वल टू D2 इंटू V2, वो बनेगा आपका बेटा D2 डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज 90 मिलीलीटर्स, तो इसका मास आपके पास आएगा 90 ग्राम्स, ठीक है ना।
उसके बाद जो आपका यहाँ पे सोल्यूशन बन गया था, इसकी डेंसिटी जो है D3 दैट हैज बीन गिवन टू बी 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें इसका वॉल्यूम जो है बेटा वो पूछा गया है। तो वो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला थी V3 शुड बी इक्वल टू राइट W1 प्लस वी हैव W2 डिवाइडेड बाई D3 राइट। W1 आपके पास था बेटा 8 ग्राम्स प्लस W2 आपके पास है 90 ग्राम्स डिवाइड बाई D3 आपके पास है बेटा 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर। इजंट दैट? सो इट कम्स आउट टू बी 98 डिवाइडेड बाई 0.9। फाइन, आपको बस इसको बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई पुट इट दिस वे, आई राइट इट एज 980 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है ना, सॉल्व करिए, ये बनेगा 9 1 आर 9। उसके बाद आपके पास बेटा हो गया 80। हाँ, आठ ना में 72 हो गया। वहां पे कितना बचा आपके पास? 108 करीब है ना। सो 9 ये करीब करीब आपके पास आएगा 108 है ना, 108 मिलीलीटर्स के आसपास। ठीक है, सो दैट वाज बेसिकली दैट फाइनल वॉल्यूम चेंज जो आपको बेटा पूछा गया था कि इसमें बताइए फाइनल वॉल्यूम जो है आपके पास कितना आ गया। दैट कम्स आउट टू बी 108 मिलीलीटर्स। ठीक है ना, सो दैट वाज अबाउट V3। उसके बाद बाकी जो दो पार्ट्स हैं बेटा वो प्लीज आप खुद सॉल्व करिएगा। डेल्टा V जो है आपको पूछा गया है, डेल्टा V इज द वॉल्यूम चेंज दैट हैज टू बी हायर वॉल्यूम माइनस लोअर वॉल्यूम। हायर वॉल्यूम आपके पास ये वाला आता है, ठीक है ना, हायर वॉल्यूम आपके पास ये वाला आता है बेटा। इट कम्स आउट टू बी 108 मिलीलीटर्स उसके आसपास। ठीक है, 108 मिलीलीटर्स के 10 ऑलमोस्ट 109 मिलीलीटर्स के आसपास। आई जस्ट टेक इट एज 108 मिलीलीटर्स। ठीक है, अब अगर ये 108 मिलीलीटर्स मेरे पास है, ठीक है ना, 108 मिलीलीटर्स मेरे पास है बेटा, सो आई विल टेक इट डेल्टा V जो है दैट विल बी V हायर माइनस V लोअर, क्योंकि V1 प्लस V2 आपके पास कितना है 10 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 100। फाइन, V1 प्लस V2 आपके पास है 100 और V3 आपके पास है 108, ज्यादा कौन हो गया V3। सो डेल्टा V विल बी इक्वल टू V3 माइनस वी हैव V1 प्लस V2। ठीक है ना, सो डेल्टा V विल बी इक्वल टू 108.9 के आसपास आएगा, माइनस वी हैव V1 प्लस V2 आपके पास था 100, सो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 8.9 मिलीलीटर्स। ये तो आपके पास बेटा वॉल्यूम चेंज आ गया। तीसरा आपको पूछा गया था परसेंटेज वॉल्यूम चेंज, सो दैट विल बी 8.9 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम आपके पास होना चाहिए था 10 प्लस 90 इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है ना, सो दैट कम्स आउट टू बी तीसरा पार्ट अगर आप देखेंगे बेटा that is percentage volume change that should be equal to कितना वॉल्यूम चेंज आ गया, that's 8.9 मिलीलीटर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना होना चाहिए था, सो V1 प्लस V2 that makes it 100 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज फार्मूला का बेटा 100, it comes out to be 8.9%। राइट, सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि आप बेटा यहाँ पे वॉल्यूम चेंज जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम चेंज कैसे निकालते हैं, दैट्स ऑल अबाउट दीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। एंड उसके बाद बेटा हम इंशाल्लाह कल से बात करेंगे अबाउट दी हेनरीज लॉ एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।